हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, हम अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़े थे। पॉलिटी में आज हम लोगों का सरकार की विभिन्न निधियां हैं। भारत सरकार जो अपने विभिन्न क्रियाकलाप करती है वो मुख्य रूप से संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि या जिसे सार्वजनिक निधि भी कहा जाता है, उसके माध्यम से अपनी समस्त क्रियाओं को संचालन करती है। तो आज की क्लास में हम यही सब पढ़ेंगे कि ये निधियां होती क्या हैं और इन निधियों से कैसे पैसे खर्च किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों का चैप्टर है सरकार की विभिन्न निधियां। दोस्तों की होगा यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, कोई बात नहीं, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी। ठीक है, सरकार के वित्त को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो भी सरकार के पास पैसे होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है संचित निधि, दूसरा है आकस्मिक निधि, तीसरा है सार्वजनिक निधि या इसको दोस्तों कहते हैं लोक लेखा निधि। ठीक है, सार्वजनिक मतलब लोगों मतलब पब्लिक, तो लोक का भी मतलब होता है पब्लिक। लोक का मतलब लोक लेखा समिति होती है ना, जैसे लोक निधि का मतलब भी हो गया पब्लिक की निधि हो गया। ठीक है, तो लोक लेखा निधि भी हो गया। ठीक, इसको कहते हैं। सरकार के वित्त को ये 3 वर्गों में बांटा जाता है। अब हम लोग एक एक वित्त को ढंग से पढ़ेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो पहली निधि है संचित निधि, इसको कंसोलिडेटेड फंड्स भी कहते हैं और यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 266(1) में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 266(1) में संचित निधि का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछा जाता है। अब ये संचित निधि क्या होती है? भारत का राजकोष या जो खजाना होता है दोस्तों, वो कहलाती है संचित निधि। मतलब संचित निधि में भारत सरकार के पास जो भी पैसा होता है, जहां से भी आता है, जैसे भी आता है, वो होता है संचित निधि। ठीक है, ये ध्यान देना है। इसीलिए इसको राजकोष या खजाना कहते हैं भारत का। ठीक, ये सभी राज्यों के लिए भी होता है। ठीक है, अब जैसे भारत की संचित निधि हो गई, ऐसे ही राज्य सरकारों की भी निधि होती है और उनको कहा जाता है राज्य की संचित निधि। ठीक है, ध्यान देना है। और ये जो संचित निधि होती है ये भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि होती है। ठीक, इसमें बहुत ज्यादा पैसा रखा हुआ होता है। ठीक, और ये पैसा जो सबसे ज्यादा होता है, जो भारत सरकार का खजाना, जो भारत राजकोष का खजाना कहा जाता है, ये ऐसे नहीं सरकार की जब मर्जी खर्च कर दे, सरकार नहीं, जब संसद के अधीन होती है ये। ठीक है, ये पैसा संसद के अधीन होता है और कोई भी धन मतलब संसद के अधीन है, तो इसका मतलब बिना संसद की पूर्व अनुमति के इस धन को ना तो निकाला जा सकता है, ना ही जमा इसमें किया जा सकता है और ना ही संचित निधि पर भारित किसी व्यय को किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान देना है। मतलब ये पैसा जो संचित निधि होती है संसद के अधीन होती है, तो ना तो संसद की मर्जी के बिना इसमें से धन निकाला जाएगा, ना धन जमा किया जाएगा, ना ही इस धन को किसी पर भारित किया जाएगा। मतलब कहते हैं ना लोग, राष्ट्रपति का जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित है, तो ऐसे किसी का भी वेतन या कोई भी मामला जो है संचित निधि पर भारित करना हो अगर, तो बिना संसद की अनुमति के नहीं किया जाता है। ये चीज ध्यान देनी है। अब संचित निधि में से सरकारें जो भी पैसा निकालती हैं ना, उसे एक उधारी की तरह समझा जाता है। जब उधारी की तरह समझा जाएगा तो मतलब सरकार को उसमें पैसा लौटाना होगा, तो यही है। तो उधारी की तरह समझा जाएगा जिसे सरकार को उसमें वापस जमा करवाना पड़ता है बाद में किसी भी तरीके से। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो संचित निधि सरकार का सबसे बड़ा खजाना होता है, सरकार की सबसे बड़ी धनराशि होती है जो कि संसद के अधीन होती है। अब संसद के अधीन होगी तो संसद की बिना मर्जी के निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, और सरकारें जो पैसा निकालेंगी वापस उसमें जमा करवाना पड़ता है। ठीक, अब संचित निधि से धन निकाला जो जाता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके लिए विनियोग विधेयक का प्रयोग किया जाता है अनुच्छेद 114 में। ठीक है, बिना विनियोग विधेयक के पारित हुए संसद मतलब सरकार संचित निधि से पैसा निकाल ही नहीं सकती। ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे पिछला सेशन जाके जरूर पढ़िएगा दोस्तों। ठीक, ये हो गया। भारत की संचित निधि से पैसा सरकार द्वारा संसद से मंजूरी मिलने के बाद ही निकाला जा सकता है। अभी हम लोग ऊपर देख लिए, ये संसद के अधीन होती है। जब संसद के अधीन होगी तो सरकार अपनी मर्जी से निकाल ही नहीं सकती। सरकार और संसद में दोस्तों अंतर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सरकार पैसा तो खर्च करती है लेकिन संसद की मर्जी से, तो जब संसद से मंजूरी मिलेगी तभी उस पैसे को निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, निधि का उपयोग सरकार द्वारा सभी खर्चों के लिए किया जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जो भी इस संचित निधि में पैसा होता है उसका उपयोग सरकार सभी खर्चों के लिए करती है, तभी तो विनियोग विधेयक पास किया जाता है कि नहीं? ध्यान देना। विनियोग विधेयक मतलब विनियोजित करना पैसे को अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक, ध्यान देना है। सभी आय भारत की संचित निधि या समेकित कोष का हिस्सा होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो, ये तो शुरुआत में ही बता दिए,
चाहे वो अप्रत्यक्ष कर हो या राजस्व के किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। सरकार को जो भी आय प्राप्त होता है, जो भी सोर्स से पैसा प्राप्त होता है, वो सब सरकार की संचित निधि में जाता है दोस्तों, ठीक है। अब प्रत्यक्ष कर में हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है, जैसे आय कर हो गया मतलब इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, पूंजीगत लाभ कर हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब निगम कर भी कह सकते हैं, और संपत्ति कर हो गया। ये सब कैसे होती है, ये सब प्रत्यक्ष कर के हिस्सेदारी होती है। और अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी हो गया है, ठीक है नहीं, वस्तु एवं सेवा कर या गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, ठीक। अब हो गया पीएसयू, एक तीसरा ग्रुप आ जाता है, मतलब जहां से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। पीएसयू से अर्जित लाभांश और मुनाफा, पीएसयू जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हो गया, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, ये सब क्या है, ये सब पीएसयूज हैं। पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऐसे उद्यम या ऐसे उपक्रम या ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें जो सरकार की हिस्सेदारी होती है ना, वो मिनिमम 51% होती है, ठीक है, ध्यान देना है। 51% उसमें सरकार की हिस्सेदारी होगी, तब वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहलाता है, ठीक, ये ध्यान देना है। तो ये 3 हो गए जहां से सरकार के संचित निधि में पैसा जाता है, ठीक। और विभिन्न सरकारी सामान्य सेवाओं से अर्जित लाभ, मान लेते हैं शुल्क लगा दिया गया है, फीस जुर्माना, ये सब क्या होता है, ये सब संचित निधि में जाता है। और विनिवेश से प्राप्त जो संपत्ति होती है, विनिवेश से प्राप्त विनिवेश प्राप्तियां जो होती हैं, जैसे सरकार के द्वारा कोई यूनिट है उसको बेच दिया गया है, तो उसको बेच दिया जाता है, तो वो विनिवेश कहलाता है, ठीक है, ये हो गया। ऋण जो चुकाया जाता है वो भी संचित निधि से ही चुकाया जाता है, और ऋण की जो वसूली की जाती है वो भी संचित निधि में ही आ जाती है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब जो संचित निधि होती है ना दोस्तों, संचित निधि से जो खर्चा होता है, जो खर्च किया जाता है, 2 प्रकार से खर्च किया जाता है, ठीक है। संचित निधि से जो व्यय किया जाता है वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक जो संचित निधि पर भारित व्यय होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कहते हैं ना राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि पर भारित है, ठीक है, उनके कार्यकाल के दौरान इस पर ना तो कमी की जाएगी, है कि नहीं, ये सब पढ़ते होंगे। तो संचित निधि पर एक भारित व्यय होता है जिसको खर्च करना ही करना है सरकार को, ठीक, ये हो गया। दूसरा सामान्य व्यय या संचित निधि से किया गया व्यय, दूसरा आ जाता है जो संचित निधि से पैसा खर्च करना है उसके लिए प्रावधान किए जाते हैं, ठीक, ये हो गया। संचित निधि पर जो भारित व्यय होता है पहला व्यय, उस पर तो खर्च करने ही करने हैं, ठीक है, ये होगा है। अब हम लोग देख लेते हैं जो पहला पार्ट है इसका, संचित निधि पर भारित व्यय, ये क्या होता है। तो संचित निधि पर जो भारित व्यय होता है, इसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है, संसद में कोई मतदान नहीं होता है, क्योंकि इसको देना ही देना है सरकार को, तो इस पर मतदान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। राष्ट्रपति को वेतन उसको संचित निधि पर भारित है, उस पर ना तो कमी की जा सकती है, ठीक है, यही सब चीजें होती हैं, इसीलिए इसको जो है इस पर मतदान नहीं कराया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बजट पारित हुआ हो या नहीं, चाहे बजट पास हुआ हो या नहीं हुआ हो, राष्ट्रपति को वेतन मिलेगा, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वेतन मिलेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व उनके प्रशासन के लिए, कर्मचारियों के लिए वेतन दिया जाएगा, उनके कार्यभार को देखा जाएगा, वो सब संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं, ठीक है, उससे बजट का कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए इस पर मतदान भी नहीं होता है, केवल और केवल चर्चा होती है, ठीक, ध्यान देना है। क्योंकि संसद को यह पता होता है कि ये धन खर्च करनी ही पड़ेगी, जब ये पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, इसीलिए तो बजट पारित हो ना हो कोई मतलब नहीं है, और जब बजट पारित ना हो तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मतदान की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं, ये चीज ध्यान देनी है। इसीलिए ये पहले से ही संसद के द्वारा तय किया गया होता है कि किनके वेतन संचित निधि पर भारित होते हैं, है कि नहीं, कौन कौन से कार्यालय के जो खर्च होते हैं वो संचित निधि पर भारित होते हैं, ये सब अभी आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये हो जाता है। हालांकि उस पर चर्चा जरूर होती, चर्चा तो होती है कि नहीं, ये चीज ठीक है, लेकिन इन व्ययों को वापस लेने के लिए कोई मतदान नहीं होता है, अभी ऊपर देख चुके हैं, इनको वापस लेने का मतदान नहीं किया जाता है। अब भारित व्यय मतलब संचित निधि पर भारित व्यय में कौन कौन से ऐसे खर्चे होते हैं जो आते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो भारित व्यय में निम्नलिखित व्यय आते हैं, कौन कौन से, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते आ जाते हैं, और राष्ट्रपति का जो कार्यालय आ जाता है, कार्यालय के अन्य व्यय आ जाते हैं। अब राष्ट्रपति को वेतन मिल गया, अब राष्ट्रपति को जो फाइलें हैं, राष्ट्रपति कार्यालय में जो फाइलें रखी हैं उनका रख रखाव, वहां पर जो कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते, उनके प्रशासन में उनके जो ऑफिस का उनका जो कार्यालय है उस पर जो खर्च होता है, ठीक है, तो उस सब का खर्च जो है संचित निधि पर भारित व्यय होता है, ठीक, ध्यान देना है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति का वेतन और भत्ता जो होता है, ठीक, संचित निधि पर भारित होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते पेंशन संचित निधि पर भारित होते हैं, वो भी भारत सरकार की संचित निधि पर ध्यान देना है, ठीक है। अभी ऊपर पढ़ चुके थे, एक भारत सरकार की संचित निधि होती है, एक राज्य सरकारों की संचित निधि होती है, ठीक है। तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन भत्ते पेंशन है ये भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन जो होती है, इंपॉर्टेंट है देना है,
पेंशन भारत किस संचित निधि पर भारित होता है? अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है, वेतन किसके संचित निधि पर भारित होता है, राज्य सरकार की भारत सरकार, तो वो उसका आंसर होगा राज्य सरकार। ऐसा क्यों दोस्तों? पेंशन को भारत सरकार की संचित निधि पर भारित क्यों किया गया है? क्योंकि दोस्तों एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उसका जो पेंशन है रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ठीक है। और जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने कार्यालय अपने कार्यकाल के दौरान जब कार्य करता है, तो कभी इस उच्च न्यायालय में, तो कभी उस राज्य के उच्च न्यायालय में, कभी उस केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय में, ऐसे ऐसे कार्य करता है। तो अब जब रिटायर हो गया तो कौन सा उसको जो है वेतन दे, है कि नहीं, कौन सा राज्य उसको वेतन दे? या मान लीजिए किसी एक उच्च न्यायालय के अधीन कई राज्य आ जाते हैं, तो कौन सा राज्य उसको पेंशन दे, है कि नहीं? तो इन सब विवादों से निपटने के लिए इनके पेंशन को भारत सरकार की संचित निधि पर भारित घोषित कर दिया गया है, लेकिन वेतन राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। जैसे राज्यपाल का वेतन राज्य सरकार की, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का राज्य की संचित निधि पर, ठीक है। ये सब ध्यान देना है। अब आ जाता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते पेंशन, ये सब मतलब जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो सब आ जाते हैं भारत सरकार की संचित निधि पर, ठीक है, ध्यान देना है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन, ये सब केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित हैं। उच्चतम न्यायालय, अब देखिए ये उच्चतम न्यायालय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये हो गया, संघ लोक सेवा आयोग ये हो गया, ये कार्यालय और राष्ट्रपति का कार्यालय यहां हो ही गया। मतलब जितने भी अधिकारी हैं और उनके कार्यालय के जो प्रशासनिक व्यय हैं और उनमें से किए गए कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों के वेतन भत्ते पेंशन भी शामिल होते हैं, किसमें? भारित व्यय पर, जो संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं उनमें शामिल होते हैं। अब आ जाता है एक ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है, अभी ऊपर देख चुके थे ऋण वसूली ऋण चुकौती, ठीक है, वो सब जो है भारित व्यय में आ जाते हैं, और जिनके अंतर्गत ब्याज निक्षेप निधि भार तथा उधार लेने या ऋण सेवा या ऋण मोचन संबंधित अन्य व्यय होते हैं, ये सब भारत सरकार की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं, इनमें कोई मतदान नहीं होता है। न्यायालय के द्वारा सुनाया गया डिक्री या आदेश अनुच्छेद 142 के तहत आ जाता है, ठीक है, तो ये सब हो जाती हैं भारत सरकार की संचित निधि में। संसद द्वारा विहित या कोई अन्य उपबंध, ये सब भी भारत की संचित निधि के तहत भारित होती है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखे थे, एक तो संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा संचित निधि से किया गया व्यय। तो दूसरा है सामान्य व्यय या संचित निधि से किया गया व्यय। ये कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो ये जो संचित निधि से किए गए व्यय होते हैं, अब व्यय हैं तो संसद में मतदान होता है, इनका चर्चा भी होगी, मतदान भी होगा और पारित होने के बाद ही इसे जारी किया जा सकता है। तो जो संचित निधि से किया गया व्यय होता है ये अलग होता है, और इसका जो ऑडिट होता है कैग करता है, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसकी निगरानी करता है, मतलब इस पर जांच करता है। और जब कैग इसकी जांच करने के बाद राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, राष्ट्रपति उसको संसद के सदन पर रखवाता है, वहां से फिर लोक लेखा समिति के पास जाता है, लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है। इसीलिए कैग को लोक लेखा समिति का मित्र मार्गदर्शक कहा जाता है कि नहीं, परामर्शदायी संस्था भी उसको कहा जाता है, ठीक, ध्यान देना यहां से। अब आ जाता है हम लोग 266 देख लिए, ठीक है, 266(1) में क्या था? संचित निधि थी। अब हम लोग देख लेते हैं 266(2) में। 266(2) में आ जाता है भारत की लोक लेखा निधि या सार्वजनिक खाते। लोक लेखा मतलब लोक, सार्वजनिक मतलब पब्लिक, हम और आप, ठीक है, ये आ जाते हैं इसमें, ठीक है, नाम में ही सब कुछ है, ठीक है। अब ये भारत और राज्यों के लिए इसकी व्यवस्था बताई गई, जैसे भारत की संचित निधि राज्य सरकार की संचित निधि, ऐसे ही भारत सरकार की लोक लेखा निधि राज्य सरकारों की लोक लेखा निधि ऐसे ही हो जाती है, ठीक है, ये हो गया। सरकार केवल एक बैंकर के रूप में कार्य करती है, मतलब सरकार केवल इन पैसों को जमा कर सकती है दोस्तों, ठीक है, मतलब हमारा पैसा है ना, तो सरकार कहाँ है भैया, सरकार का मालिकाना हक थोड़ी ना हो गया, बैंकर के रूप में कार्य करती है सरकार, केवल उसको जमा करती है, ठीक है, ध्यान देना है। और इसलिए जब सरकार को इसको वापस लौटाना ही पड़ता है क्योंकि जनता का पैसा होता है, ठीक, ध्यान देना है। ये छोटे डिपॉजिट होते हैं या प्रोविडेंट फंड होते हैं, हम लोग देखने पीपीएफ भी होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाता है, ठीक, ये आ जाता है, पीपीएफ इसमें हो जाता है, या एनएससी आ जाता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या किसान विकास पत्र के तहत आ जाता है पैसा इसमें, ठीक, ये सब चीजें आ जाती हैं लोक लेखा निधि में, ठीक है, ध्यान देना है। और कई अन्य स्थितियों पर लागू होता है ये, ठीक। सरकार इन पैसों की मालिक नहीं होती, मालिक तो हम ही लोग हैं उस पैसे के, क्योंकि लोक लेखा निधि है कि नहीं, लोक लेखा निधि है, सार्वजनिक खाते हैं, ठीक, ये ध्यान देना है। तो सरकार पैसों की मालिक नहीं होती, उन्हें सही मालिकों को लौटाना होता है, सही मालिक हम ही लोग हैं, तो सरकार को इसको हम लोगों को लौटाना पड़ता है, ठीक है। इससे किए गए व्यय के लिए संसदीय अनुमति की आवश्यकता
नहीं होती है, ये ध्यान देना है। जैसे संचित निधि पर व्यय करने के लिए संसदीय निधि की आवश्यकता होती थी, संसदीय अनुमति की आवश्यकता होती थी, ऐसे लोक लेखा निधि में संसदीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, जैसे पीपीएफ हो गया, कर्मचारी भविष्य निधि हो गया, बचत पत्र हो गया, बचत पत्र में अभी तमाम बता दिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया है, किसान विकास पत्र हो गया। ठीक है, ये सब चीजें आ जाती हैं, या न्यायालय के द्वारा कोई भुगतान किया जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। अब इसका भी जो, इस पर भी जो व्यय किया जाता है, कैग इसकी जांच करती है दोस्तों, कहीं पब्लिक का पैसा गलत जगह तो नहीं यूज कर लिया गया है। ठीक है, ये सब चीजें हो जाती है। ठीक, तो ये भी हो गया हम लोगों का लोक लेखा निधि या सार्वजनिक निधि। अब आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तक दोनों इंपॉर्टेंट थे, भारत की आकस्मिकता निधि या आकस्मिक निधि, ये अनुच्छेद 267 में आ जाता है। ठीक, अब इसमें दोस्तों आकस्मिक निधि है, तो आकस्मिक मतलब कोई आपदा हो गई है ना, कोई विपदा हो गई, कोई विपत्ति का समय हो गया, संकट का समय हो गया, तो ये ऐसी निधि है जो संकट के समय काम आती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है विनाशकारी घटना का जवाब देने के लिए इस निधि का निर्माण किया गया है। आकस्मिक निधि का निर्माण 267 में है। ठीक है, प्रावधान इसका अनुच्छेद 267 के 1 में है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, अब संचित निधि 266 1 में, लोक लेखा निधि 266 2 में, अब ये आकस्मिक निधि 267 1 में है। ठीक, ध्यान देना है। अब इसमें पहले 500 करोड़ था, लेकिन 2021 के वित्त विधेयक में इसको बढ़ा करके 30,000 करोड़ रुपए इसमें प्रावधान कर दिया गया है कि आकस्मिक निधि में पैसा पड़ा रहेगा 30,000 रुपया किसी आपदा के समय के लिए। ठीक है, ध्यान देना है। मतलब आपदा के समय जो सरकार के द्वारा रिलीफ फंड जारी किया जाता है, या जो मतलब जो सहायता पहुंचाई जाती है, जो तुरंत पैसा लेने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये निधि निर्मित की गई है। ठीक, या अग्रदाय होती है, अग्रदाय की प्रकृति में मतलब पहले इसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, इसे संसद द्वारा बनाया जा सकता है, मतलब अब संसद के अधीन होती है तो संसद के द्वारा बनाया जा सकता है, और इसे भारत की आकस्मिक निधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता है, ये ध्यान रखना। ये भी धन ऐसा है जो संसद की स्वीकृति के बिना नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकता है, फिर बाद में संसद से पारित करवा लिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और अनुच्छेद 2672 में, अब जैसे अब राज्य सरकार की आकस्मिक निधि होती है, केंद्र सरकार भी आकस्मिक निधि होती है। 2671 में केंद्र सरकार की आकस्मिक निधि थी, और 2672 में राज्य सरकार की आकस्मिक निधि हो जाएगी। तो राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की विधायिका इसे कानून के द्वारा स्थापित करेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, और इसे वित्त मंत्रालय के सचिव, मतलब ये जो है ये आकस्मिक निधि भारत वाली, ये वित्त मंत्रालय के सचिव भारत के राष्ट्रपति की ओर से निधि का संचालन करते हैं। मतलब जो वित्त सचिव होते हैं, तो वित्त सचिव भारत के राष्ट्रपति की ओर से इस निधि का संचालन करते हैं, और इस फंड का उपयोग अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऐसा खर्चा जो प्रत्याशित ना हो, जिसकी आशा ना की गई हो ना, अप्रत्याशित होता है वो, तो उसके लिए 267 मतलब आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आज हम लोग आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि और संचित निधि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए, इसका फुल डिटेलिंग के साथ पढ़ लिए। क्वेश्चन आता है दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।